स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हमारा वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, राइट। इससे पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल को डिस्कस किया था। बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी। हमने 30 to 37 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को विद एग्जाम्पल हमने इसको कवर किया था, राइट। और अब बच्चों ने बोला कि मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में करवा दीजिए, सो अब की बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे इसके साथ साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बच्चे बहुत आसान भी है मैं कहूँगी और इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इतने आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, नाम क्या है इस चैप्टर का? नाम समझो, वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो, मीन्स उसका प्राइस निकाल रहे हो, राइट। कि क्या प्राइस है। अच्छा, प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? किसी कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कंपनी की वैल्यू के बारे में जानना है। बताया गया था ना, मैंने आपको बताया था पीछे, जितनी ज़्यादा शेयर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। फर्म की वैल्यू और शेयर की वैल्यू के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू शेयर की वैल्यू होगी, फर्म के शेयर की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा फर्म के भी वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी की वर्थ को निकालने के लिए, कंपनी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और दूसरा, हमें ये चेकआउट करने के लिए कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है या हमारी लॉस सिचुएशन में या फिर इक्विटेबल है। अच्छा, मैं ये कैसे पता लगा रही हूँ कि मेरी प्रॉफिटेबल है, मेरा लॉस में है, मैं इक्विटेबल हूँ? मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? मैं इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर कर रही हूँ कि जो मेरी कंपनी के जो शेयर का प्राइस है, क्या वो मार्केट में, जो अगर मैं उसको रखूँ मार्केट में, इस प्राइस के, इस शेयर का क्या प्राइस है, मैं उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि जो मेरी कंपनी के प्राइस है वो 200 रुपये है और मार्केट में उसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, सो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हूँ, मैं डबल कमा रही हूँ, मेरे प्राइस का शेयर क्या है, डबल है। इन केस मैंने कहा कि मार्केट में तो भाई 100 रुपये है, मेरे यहाँ पर कितना है, 50 रुपये है, तो मैं क्या हूँ, हाफ मेरा जो प्राइस है, मेरे शेयर का प्राइस है वो क्या है, लो चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मार्केट को बेस लगा के, ठीक है, हम अपने शेयर की वैल्यूएशन करने वाले हैं। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर का मतलब समझ में आ गया कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक्चुअल वर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी के शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो फेयर प्राइस है उसके बेसिस पे, फेयर प्राइस दैट मीन्स जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे हमारे उसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा है, जिसके थ्रू मैं क्या पता लगा सकती हूँ, मैं पता लगा सकती हूँ वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन जान लेते हैं कि क्यों और कब इसकी वैल्यूएशन की जाती है। इसकी शेयर के प्राइस की हम बताते हैं कि इस शेयर का ये प्राइस है, हम इसको कैलकुलेट कब करते हैं, इसका रीज़न क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि जब मान लो कि आपको कोई शेयर आपके पापा ने या फिर मैं कहूँ कि आपके भाई ने या फिर किसी भी रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपको गिफ्ट किया है और आपको तो गिफ्ट किया है, आपको तो पता नहीं है। अब देखो, आपको भी बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, आपको क्या उनका प्राइस पता होता है कि ये कितने प्राइस का नहीं पता होता। इन केस वो आपको शेयर एज आपके पापा ने आपको गिफ्ट में दे दिया, आप उसको सेल करना चाहते हो। अब सेल करोगे, वे कह रहे हैं कि हम तो भाई 100 रुपये में लेंगे, कोई कह रहा है कि हम 150 में लेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, लॉस में सेल कर रहे हैं? ये डिपेंड करेगा भाई उसके प्रीवियस प्राइस के ऊपर। सो प्रीवियस प्राइस को जानने के लिए इवन हम जब सेल कर रहे हैं, हमें अपने प्राइस के, हमें अपने शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि ये चेक करने के लिए कि मेरा प्राइस, जो मैं जिस प्राइस में मैं उनको सेल कर रही हूँ, प्रॉफिटेबल में है या नहीं है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी है, दूसरी कंपनी है, दोनों मर्ज हो रही हैं, तो भी वैल्यूएशन किया जाता है कि ये अपने शेयर्स की वैल्यू बताएंगे, ये अपने शेयर की वैल्यू बताएंगे, कि क्या पता एक दूसरे से कंपनसेट करना हो, कंसिडरेशन लेना हो, ये राइट। या फिर कंपनी बिल्कुल लिक्विडेट होती हो, बंद हो रही हो, तो इस केस में भी क्या करना पड़ता है, हमें शेयर की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है, राइट। समझ पा रहे हैं, टैक्स के पर्पज से भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयर की वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया फर्म की उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, फर्म की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा कमा रही होगी, उतना ही ज़्यादा कमा रही होगी, तो उतना ही ज़्यादा टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, है ना। अब आपके आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी सेकेंड ईयर में है, तो उनका फाइनल ईयर में इनकम टैक्स आएगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में आपको पास है, तो आपके लिए वहाँ पर
आपके लिए यहाँ पर इनकम टैक्स में भी आपको पता होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता रहता है। ये आपका प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। सो दैट्स अ रीजन जब आपके पास आपका टैक्सेशन पर्पज होता है, ठीक है, या फिर आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है, ये पर्पज मैंने आपको बता दिए। दूसरा और नेक्स्ट पर्पज क्या हो सकते हैं कि जब मार्केट में प्राइस अवेलेबल ही ना हो तो आपको तब भी तो भाई उसको सेल करने के लिए तब भी तो क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को, अपने शेयर की प्राइस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। या फिर जैसे अब वैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम शेयर कहाँ लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। क्या मैम स्टॉक एक्सचेंज से हमें इनका प्राइस नहीं पता चल सकता है? यस, पता चल सकता है, बट वही बात है ना, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है ना वो डेली बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर पूरा जो भी प्राइस वो दिखाता है वो पूरी तरह से ट्रू पोजीशन, ट्रू इमेज रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दैट्स द रीजन कि हमें इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूएशन की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी अपने शेयर को न्यू इशू कर रही है, नया शेयर इशू कर रही है, इस दौरान भी कंपनी को क्या जरूरत होती है, नए अपने प्राइस को जानने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इन केस मान लीजिए जो आपको एक गिफ्ट मिला था, इसकी बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यू है, ठीक है, और आपको बैंक से क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक वाले क्या चाहते हैं, इस लोन के आप लोन ले लो, कोई दिक्कत वाली नहीं, पर उसके बदले में कोई भी एज अ कोलेट्रल हमारे पास रखना पड़ता है। कोलेट्रल पता है कि गिरवी कुछ सामान रखना पड़ता है, आपको कुछ सामान क्या करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे को कोई लोन चाहिए तो बैंक वाले क्या कहते हैं, या तो प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ, या फिर कोई व्हीकल लेके आओ, या आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखे तो उसके वो सर्टिफिकेट ले आओ, क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट भी तो आपको मिलने वाला है ना। मीन्स कि जिससे कि आपको इन केस आप पैसा ना दे पाए तो कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, उस ना दे पाने वाली अमाउंट से जिसकी आपको देना इन फ्यूचर में देना था, आप नहीं दे पाए, उसको कहाँ से कवर कर पाएंगे, बैंक वाले उस सिक्योरिटी से कवर कर पाएंगे। तो शेयर एज अ कोलेट्रल भी रखा जाता है। दैट्स अ रीजन बैंक वाले जब उनको एज अ कोलेट्रल लिया जाता है ना, तो उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि जितने का लोन लिया है क्या उतनी उसकी वैल्यू है, क्या उतनी उसकी वैल्यू है। दैट्स द रीजन यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन अ लोन इज एडवांस ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ द शेयर। जब लोन हम क्या करते हैं, एडवांस में लेते हैं, सो शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी हम उनको पुट कर देते हैं, देन वी हैव टू टेक द लोन, ओके। अच्छा, इन केस क्या किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। तो इस सिनारियो के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। इज इट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने जो समझाया है वो आपको मैंने पॉइंट्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि इन द टू द पॉइंट आपको यहाँ से पता चल जाए कि हाँ एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाएगी नोट्स के थ्रू आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैं आपको बताना भूल गई इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम, क्या है। सबसे पहले वैल्यूएशन का मतलब समझेंगे, वो हमने समझ लिया, नीड हमने समझ ली, मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इनके ऊपर होने वाला है। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में होंगे, 2 वीडियो नहीं बनने वाली। आपको मैं बता देती हूँ, जितने भी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उन सब को हम एक एक वीडियो में, सिंगल 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर, चाहे वो 40 मिनट में हो, चाहे वो 30 मिनट में हो, चाहे वो हाफ आवर के अंदर हो, ठीक है, 1.5 में हो, कितनी भी आवर में हो, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी। क्योंकि ऐसे हाफ में करने से ना ऐसे कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस होती है। सो करें स्टार्ट। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशंस ऑफ द शेयर, उसके मेथड्स क्या है। मीन्स की वैल्यूएशन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई भी काम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, राइट। मैं मोस्ट ऑफ आपको घर का एग्जाम्पल देती हूँ, एक काम को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से शेयर को इवेल्युएट करने के आपके पास मेनली 2 टाइप के तरीके, 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला क्या कहते हैं कि आप एसेट्स को बेस मान लो, दूसरा कहता है कि जो आप कमा रहे हो ना उसको बेस मान लो, ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है, आपका रिटर्न जो है, रिटर्न मेथड जो है उसका बेस मान लो। नेट एसेट्स मेथड में क्या है कि सारे की सारी आप एसेट्स लेंगे, आप नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी आपकी टोटल एसेट्स उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो, दिस इज नोन एज नेट एसेट्स, राइट। सो यहाँ पर आपको इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेकअप मेथड, वैल्यू मेथड भी कह लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कह लीजिए, एसेट्स वैल्यूएशन भी कह लीजिए, एसेट्स ब्रेकिंग मेथड भी कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है, सबकी कैलकुलेशन सेम होने वाली है। रिटर्न मेथड कह लीजिए या फिर यील्ड मेथड कह लीजिए, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हम अर्निंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं,
शेयर की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, दूसरा हम अपने डिविडेंड के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि कितना हमने अपने शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट में से हिस्सा बांटा, उसके बेस पे निकाल सकते हैं। या फिर अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितना कंपनी कमा रही है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नेट एसेट्स मेथड समझ में आ जाता है तो ये बहुत आसान हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना, फुल ऑफ अगर नहीं है तो प्लीज़ फोकस ऑन इट, ओके। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड के सारे नाम मैंने आपको बता दिए, इन सभी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके स्टेप बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको डिटरमाइन करने हैं आपके टोटल एसेट्स कितनी है। टोटल एसेट्स दैट मीन्स आपकी करंट एसेट्स भी एंड नॉन करंट एसेट्स भी, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। करंट एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स भी, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ पर इंक्लूड होने के बाद फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर कि आपको जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उन सबको भी कलेक्ट करना है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद फिर आ जाता है स्टेप नंबर 1 में से आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को क्या करना है, माइनस कर देना है। मीन्स की टोटल जितनी भी एसेट्स थी उन एसेट्स में से आपको आपकी लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस करना है। मैं इसको एक पेज पे लेके चलती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करेंगे सब बच्चों को दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, राइट, ओके। क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर को हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट से हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको टोटल एसेट्स को क्या कर लेना है, जिनकी मार्केट प्राइस पे लेना है। मीन्स की जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उन एसेट्स का वो आपको लेना है। इन केस दिमाग में ये आया कि मैम अगर मार्केट प्राइस ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर हम बुक वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है तो प्रेफरेंस हम मार्केट वैल्यू को देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, सारी की सारी वो ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। फिक्टिशियस एसेट्स दैट मीन्स कि ये भी इंटेंजिबल की तरह ही होती है बट इनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस अब अलाउड नहीं है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अलाउड नहीं है, इनको छोड़ के बाकी की सारी एसेट्स को हम यहाँ पे एडअप कर लेंगे। देन उसके बाद आपकी जितनी भी आउटसाइड जो लायबिलिटी है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे ऐड टोटल कर लेंगे। देन उसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप में से मैं सेकेंड स्टेप में से माइनस करना है, जिसकी टोटल एसेट्स में से मेरे को लायबिलिटी माइनस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, मुझे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर जो है मेरे उसकी कैपिटल लेनी है, वो भी माइनस करनी है। अगर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, सबको मैंने बताया था शेयर के ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, राइट। और डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे किया जाता है, हम इंटरेस्ट पे करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है तो वो लेनी है, अगर उसका डिविडेंड भी अरियर में है तो वो भी लेना है, दोनों को माइनस कर देना है। मीन्स की इक्विटी को मैंने आपको बताया था, गुडविल के अंदर इक्विटी को सबसे आखिरी में पेमेंट मिलती है, राइट। आई होप गुडविल में नहीं बताया था मैंने, ये इक्विटी और शेयर प्रेफरेंस शेयर की जब मैंने वीडियो बनाई थी स्पेशली अलग अलग से, सो तब मैंने उनको बताया था कि इक्विटी की फीचर क्या है। तो यहाँ पर देखो इक्विटी को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज बना देती हूँ, सुनना इस बात को ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पास लेके चल रही हूँ, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, EBIT। इसका मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। ये प्रोसीजर है बच्चे, आपको पता है, आपके अकाउंटिंग में यूज होती है। अगर आपको नहीं पता तो इसको समझ लेना, ठीक है। इसको समझने से मोस्ट ऑफ आपका चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बजाते हैं EBT का मतलब है कि मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट हटा दो, तो ऐसा प्रॉफिट जिसके ऊपर अभी हमारा टैक्स पे करना रहता है। जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर मुझे क्या करना है, टैक्स लगाना है। इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही टैक्स लगता है। मान लीजिए 50% है तो यहाँ पे 50% लग जाएगा, 40% है तो 40% लग जाएगा। माइनस करने के बाद प्रॉफिट कैसा बच जाएगा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, कि टैक्स को पे करने के बाद हमारे पास इतना पैसा बच गया। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई रिजर्व क्रिएट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, मुझे कोई प्रोविडेंट फंड क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया भाई। इस प्रॉफिट में से तो अब प्रॉफिट का तो हिस्सा ही होता है वो, है ना,
याद है सबको, प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से ही हम इनको निकाल के रखते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सारे के सारे हमारे प्रॉफिट में से ही निकाले जाते हैं। अच्छा, मैंने निकाल दिए, फिर मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास अर्निंग बच गई है, ठीक है। अब इस अर्निंग में से मेरे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देना है, राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड आता है। फिर ये ऐसी अमाउंट बच जाती है, किसके लिए, अमाउंट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाती है, नहीं बच जाती। आपको पता है कि सबसे पहले हम डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं, डेट की पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजर्व निकालते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। जो बाकी बच जाता है वो सारा का सारा इक्विटी का होता है ना। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो भी अमाउंट बचेगा वो ये अमाउंट हमें निकालना है। अब देखो मैंने क्या किया, टोटल, अब तो एक तो ये तरीका है बच्चे जिसको हम किस में यूज करने वाले हैं, इस वाले मेथड में यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक ये तरीका कि हम एसेट्स की मदद लेके हम फाइनली जितना भी अमाउंट यहाँ पे बच रहा है वो अमाउंट निकालेंगे जो कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैंने सबसे पहले एसेट्स निकाली, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, लायबिलिटी को माइनस करने से के बाद मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपके पास यहाँ बचेगी वो सारे की सारी किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की। सारे पैसे के ऊपर अधिकार इक्विटी वालों का है। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 50 लाख रुपए बची है। कितने लाख रुपए है, 50 लाख रुपए। मैंने कहा कि भाई अब ये बता 50 लाख रुपए किन के हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैं, बटेंगे किस में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितने हैं भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे ही कहते हैं ना कि एक रोटी है, उस रोटी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले ये तो बताओ भाई है कितने, कहते हैं 3 जने हैं, तो 3 जने हैं तो भाई 33% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहते नहीं मैम 3 जने नहीं है, हम 4 व्यक्ति हैं। कहते चलो कोई बात नहीं, 25% बच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस पूरी रोटी को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया, 3 तो 3, 4 तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स है। कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं इसको जैसे ही इससे डिवाइड करूंगी तो मतलब कि मेरे शेयर की वैल्यू क्या है, एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे 50 रुपीज़ है। कितनी है, 50 रुपीज़ है। यहाँ पे भी अगर मैं निकाल दी तो मैं यहाँ पे जो अमाउंट बचा है उसको मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से मैं डिवाइड कर देती थी। तो यहाँ पे आ जाता है ईपीएस, जो कि हम निकाल रहे हैं सिंपली। समझ पा रहे हैं, ओके, क्लियर है। तो चलो एक पॉइंट हो गया, आपको पता है इस बात का, आपको एक पॉइंट हो गया आपको। उसके बाद क्लेमिंग करनी है, ठीक है। सेकंड मेथड के ऊपर भी होल्ड करो, बताती हूँ। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये समझाना था मुझे आपको। एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर कैसे है कि जो टोटल एसेट्स है जो कि आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, उनमें सबको माइनस करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड माइनस किया। यस, ये सी में इंक्लूडेड है। नीचे अगर नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक और तरीका है बच्चे कि हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ इक्विटी का अमाउंट निकाल सकते हैं। एक तो ये मैंने ये अर्निंग का बता दिया, सबका मतलब एक ही है, पता है, बस तरीका यही है कि ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। जो अभी मैंने आपको सिखाया है ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब जो मैं सिखा रही हूँ ये आप बचपन से करती आ रहे, ये आपको और भी आसान लगेगा। देखो, बैलेंस शीट बनाते हैं, आप बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी का पोर्शन लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी होती है बैलेंस शीट में। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा होता है एंड रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है। देन उसके बाद लायबिलिटी लिखी होती है बच्चे, लिखी होती है नहीं लिखी होती, इधर साइड क्या लिखा होता है, एसेट्स लिखा होता है, राइट। अब मैंने कितनी आइटम्स का यूज़ किया है, नेट एसेट्स मेथड से मैंने फर्स्ट जो मेथड यूज़ किया, मैंने कौन सी आइटम का यूज़ किया है, मैम आपने इन दोनों का यूज़ किया है, यूज़ किया है नहीं यूज़ किया, यस। अब बच गई ये, या तो इन सबको प्लस करके आंसर निकाल लो। जैसे मैंने बताया था कि इन सबका टोटल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है या नहीं होता है। ये सारी 20 लाख है, ये लायबिलिटी आपकी 8 लाख है, ये 12 लाख है। तो मैंने देखो कैसे निकाला, टोटल अमाउंट इक्विटी के लिए कितना बचा कि 20 लाख में से मैंने 8 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा, 12 लाख। तो ये वैसे भी 12 लाख है। या तो इनको माइनस कर दो या इसको ले लो, दोनों का मतलब एक ही है ना एक।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बैलेंस है उनको ऐड कर दो, अगर रिवैल्यूएशन का नेगेटिव बैलेंस है तो उसको लेस कर दो, जितने भी खर्चे उनको माइनस कर दो, वो भी क्या आ जाएगा आपकी इक्विटी के इक्वल आएगा। सो सिंपल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो भी बैलेंस बटेगा फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? चलो अब ये तो कुछ भी नहीं है, जो प्रिकॉशंस आपको याद रखनी है, मतलब जब आप एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बता दिया। जो एसेट्स लेनी है वो मार्केट वैल्यू पे लेनी है, अगर मार्केट वैल्यू ना गिवन हो तो उस केस में हम बुक वैल्यू लेंगे। दूसरा, बैड डेट्स प्रोविजन है जो आपको बनाना है बैड डेट्स के लिए, वो प्रॉपर बनाना है, सन्डी डेटर्स के ऊपर बनता है। तीसरी बात कि जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उनको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। फोर्थ, जो कि आपके दिमाग में डाउट आ सकता है जब हम क्वेश्चन करेंगे कि मैम हमारे पास जितनी भी इनटेंजेबल एसेट्स होती है, इनटेंजेबल एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में जब वो शो होती है, क्या हम उसको लेंगे? यस, हम लेंगे, चाहे वो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी चीज़ है, उनको सबको लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? अच्छा, प्रिकॉशन के बारे में बात की जाए लायबिलिटी की रिगार्डिंग, प्रिकॉशंस लायबिलिटी में क्या होगी कि जो भी बैलेंस शीट में दिख रही है और जो नहीं दिख रही, मीन्स की जो बाहर है, उन सबको हम मार्केट वैल्यू पर लेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, कंटीजेंसी लायबिलिटी जितनी भी हैं, उनको भी हम लेंगे। ठीक है, प्रोविजन बनाएंगे टैक्सेशन के लिए, ये भी हमारा जरूरी है, इनको माइनस कर देंगे। मतलब सब चीज लेंगे, जो चीज नहीं लेनी थी वो होती जस्ट ओनली फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है, जो अभी करवाया मैंने, ये मैंने यहाँ पे भी आपको ऐड ऑन किया हुआ है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आप नोट्स के थ्रू इसको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।